हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का जो अब हमारा सेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग, ये पर्टिकुलरली आप लोगों के कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे है कि भाई हमें सर आप क्विकली केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा दो, रिवीजन करवा दो। तो देखो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम मैं नहीं छेड़ रहा हूँ बिकॉज वो तो यार बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, ठीक है, उसके अंदर अभी मैं नहीं जाऊँगा। आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जरूर ले लूँगा यहाँ पे एज अ रिवीजन, बिकॉज ये केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर रिवीजन की तरह नहीं लिया जा सकता यार ज़्यादा। हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है ना। उस वो भी पर्टिकुलरली मैं आयनिक इक्विलिब्रियम के लूंगा। प्लीज केमिकल इक्विलिब्रियम को अपने 11th-12th के जो नोट्स है उनको रेफर करके आप लोग को चीजें करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत बेसिक चीज है और बेसिक चीजों की क्विक रिविजन करना एक तरीके से क्या तबाही है, वो करना नहीं चाहिए कभी भी। हमेशा बेसिक चीजों को अपने जिस तरीके से आपने पढ़ा है 11वीं बार में उस तरीके से उन बुक से ही वापस से रेफर करना चाहिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग। हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम को जो है मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेक्चर वाइज लेके आपके लिए थोड़ा चीजों को इजी बना दूंगा, ठीक है। जैसे कि आज का जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ बेटा, वो है बफर सॉल्यूशंस। हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले बफर सॉल्यूशन। कोई भी टॉपिक उठा लूंगा मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का, यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कुछ सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूँ, कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे वो सब दिमाग मत लगाना कि सर पहले तो आपको पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस को डिस्कस करना चाहिए था या एसिड बेस थियरी डिस्कस करना चाहिए था। मैं सब कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो आज का जो टॉपिक लिया है वो क्या है, बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। बफर सॉल्यूशन देखो बेटा, बफर मतलब क्या होता है, वो सॉल्यूशंस जिनका पीएच चेंज नहीं होता बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स और बेस। ऐसे सॉल्यूशंस जो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड बेस, दोस सॉल्यूशंस आर नोन एज बफर सॉल्यूशंस। एकदम क्लियर। बफर सॉल्यूशंस दो तरीके के होते हैं मेनली, एक होते हैं सिंपल बफर और एक होते हैं हमारे मिक्स्ड बफर्स। कौन से होते हैं, सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर्स। सिंपल बफर तरीका जो हो गया उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक ही कंपोनेंट होता है, वेयरएज हमारा जो मिक्स्ड बफर है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। अब मिक्स्ड बफर में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर और बेसिक बफर आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लो तुम्हें दिया हुआ है एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, ये किसका एग्जांपल हुआ। पहली बात तो ये बफर सॉल्यूशन कब होगा, कौन सी कंडीशंस पे होगा वो हम आगे देखेंगे, बट मान लो ये बफर है तो बफर कौन से टाइप का है, दिस इज एन एसिडिक बफर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो दोनों वीक में क्या है, एसिड है ना, इसलिए एसिडिक बफर है। समझ में आगे बात, ऐसे याद रख सकते हो। बेसिक बफर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। मान लो हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है NH4OH प्लस NH4Cl का, ठीक है। NH4OH एंड NH4Cl, ये जो कॉम्बिनेशन है ये हो गया एक बेसिक बफर। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की, एकदम क्लियरिटी। ऑलराइट, सो ये हमने देख लिया टाइप। अब हम लोग अगर बात करें एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे स्टडी करनी है जिसे हम कहते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा उसे, हेंडरसन्स इक्वेशन। हेंडरसन्स इक्वेशन एसिडिक बफर एज वेल एज बेसिक बफर दोनों के लिए आपको क्या करनी है, याद रखनी है। क्या होती है एसिडिक बफर के लिए हेंडरसन्स इक्वेशन, pH इज इक्वल्स टू, याद कर ले मेरे साथ साथ में, क्या बोल रहा हूं मैं, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एटलीस्ट इस चीज को, दैट हम लोग यहाँ पे हेंडरसन इक्वेशन लिख रहे हैं फॉर एसिडिक बफर। किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग ये चीज, एसिडिक बफर के लिए लिख रहे हैं। मान लो पहले तो pH क्या होगा, pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी लेना, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। भाई साहब ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया क्या चीज हो गई, ये हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। सिमिलरली फॉर बेसिक बफर अगर तुम्हें याद रखना हो, बेसिक बफर, तो बेसिक बफर के लिए याद रख लेना हेंडरसन इक्वेशन हो जाएगी POH इज इक्वल्स टू pKb प्लस log ऑफ concentration of salt in terms of normality divided by concentration of base in terms of normality। कोई दिक्कत, ये दोनों इक्वेशन है ना एक तरह से भाई तुम्हारे लिए क्या हो गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हो गई। क्वेश्चंस यहीं पे बनने वाले हैं बफर सॉल्यूशन के ऊपर से, ठीक है। अब इसके लिए कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं,
जैसे कि मैंने कहा एसिडिक बफर का, मान लो मैंने एग्जांपल लिया, हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं एसिडिक बफर का, इधर लिख लेता हूँ मैं अलग से। सपोजिंग मैं एक एसिडिक बफर ले रहा हूँ, CH3 COOH प्लस CH3 COONA, ये मैंने एक एसिडिक बफर लिया। अब जो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन होगा डायरेक्टली कि भाई कंसंट्रेशन दिए होंगे, पीके दिए होगा, पीएच निकालना होगा, कुछ इस तरीके के डायरेक्ट वैल्यूज दी होगी, कोई एक अननोन होगी, वो निकाल लोगे तुम इक्वेशन के ऊपर। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब कुछ वेरिएशन वाले क्वेश्चन क्या बनते हैं बताऊं? ऐसा बनता है कि मान लो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस एसिडिक बफर में सपोजिंग ऐसा कहा जाए कि तुमने कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड सम अमाउंट एडिशनली ऐड किया, एसिडिक बफर बना हुआ है, कुछ एडिशनली और स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें ऐड किया, तो देख उससे क्या होगा। अगर मैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ अमाउंट और ऐड करूंगा, सपोजिंग HCl मैंने कुछ इस चीज के अंदर और ऐड किया, तो क्या हो जाएगा समझ, HCl ऐड किया मतलब H प्लस और Cl माइनस और ऐड हो जाएंगे इसमें, वो Cl माइनस इस Na प्लस के साथ में तो साइड में खिसक लेंगे और CH3CO माइनस इस H प्लस के साथ में करके CH3COH और बना लेगा। मतलब जो तेरा एसिड का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा और सॉल्ट यूटिलाइज हो रहा है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा कम। मान ले C कंसंट्रेशन तूने ऐड किया था इस एसिड का, तो जो नया हेंडरसन इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देख तेरा इसी एसिडिक बफर के लिए pH विल बी इक्वल्स टू pKa प्लस log ऑफ, इस बार देख ऊपर क्या था सॉल्ट का कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, कितना अमाउंट कम होगा, जितना कंसंट्रेशन तूने ये HCl का लिया होगा उसके हिसाब से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तेरा आ जाएगा सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो तेरा था पहले माइनस C is concentration of this strong acid which is added divided by नीचे क्या आ जाएगा एसिड का कंसंट्रेशन प्लस C। क्या ये चीज आप समझ पा रहे हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये चीज आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने में मजा आ जाता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है एंट्रेंस के पेपर से, ये चीज थोड़ी ध्यान रखना। और मान लो इस बार मैं सपोजिंग इस एसिड की जगह एक ऐसा केस ले लेता हूं जहां पे मैंने मान लो बेस ऐड किया, क्या ऐड किया हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया हो, तो देख सोच क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करूंगा तो वो क्या करेगा, मान ले NaOH ऐड किया तो वो इस एसिटिक एसिड को यूटिलाइज करके और सॉल्ट बना लेगा CH3CONA, यस और नो। सो एक तरीके से क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड यूटिलाइज हो जाएगा, सॉल्ट और बनेगा, तो इस बार क्या हो जाएगा सॉल्ट प्लस C डिवाइडेड बाय एसिड माइनस C, सपोजिंग C इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH एडेड। समझ में आई बात? क्वेश्चन देख इक्वेशन यही है, क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन वो अपना दिमाग लगा के करेगा तो उसको तुम्हें अपना दिमाग लगा के समझना है, वेरी बेसिक केमिस्ट्री अप्लाई करनी है यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो उस केस में अगर बेस वाले केस की बात करूं, ए स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, ए स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, pH विल बी इक्वल्स टू pKb, सॉरी pKa ही आएगा अभी, pKa प्लस log ऑफ, ऊपर इस बार सॉल्ट के कंसंट्रेशन में ऐड हो जाएगा C, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ बेस व्हिच इज एडेड, डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा एसिड यूटिलाइज हो रहा है तो एसिड का कंसंट्रेशन माइनस करके यहाँ पे C। सो दिस इज हाउ वेरिएशन कैन बी मेड इन दिस क्वेश्चन। ये एसिड के लिए और ये पर्टिकुलर क्या हो गया अगर बेस ऐड किया तो सेम यही चीज मैं बेसिक बफर के लिए देख सकता हूँ। अब मैं वो अलग से नहीं लिखवाऊंगा, उसमें क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में चेंजेस किए जाएंगे। अगर मान ले कि एक बेसिक बफर है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालेगा तो क्या होगा ये खुद सोचना तुम, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेगा तो क्या होगा ये खुद सोचना तुम। आई होप यू आर गेटिंग दिस टाइप दिस प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम बफर सॉल्यूशंस, कोई दिक्कत नहीं है ना इसके अंदर। ऑलराइट, वन मोर टर्म व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बफर टॉपिक इज बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी भाई अब क्या होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। बफर कैपेसिटी कुछ नहीं एक रेशियो है, क्या चीज का रेशियो है देख, इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस व्हिच इज एडेड पर लीटर ऑफ द बफर सॉल्यूशन। ताकि तुम पीएच चेंज करना चाहते थे ना, उसके लिए तुमने जो एसिड और बेस ऐड किया है 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन में, वो लो डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, कितना पीएच में चेंज आया उसकी वजह से, वो बफर कैपेसिटी कहलाता है। ये रेशियो जो है उसे क्या कहता है, बफर कैपेसिटी कहते हैं। अब एक चीज समझ, किसी सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, तू ज्यादा एसिड या बेस भी ऐड कर रहा है ना बफर सॉल्यूशन में, फिर भी उसका पीएच चेंज क्या हो रहा है, कम। ऊपर एसिड और बेस ऐड करना है वो चीज आती है, नीचे क्या आता है चेंज इन पीएच।
तो चेंज इन पीएच कम होगा और ऊपर वाला टर्म ज्यादा होगा, तो ये ओवरऑल रेशियो बढ़ेगा, इसलिए मतलब बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी. So even by adding more amount of acid or base to the buffer solution, if the change in pH is very less, then we can say that buffer capacity of that buffer is very high. Are you very much clear with this thing? एकदम समझ में आती है ये बात? Alright. So this is how we will discuss buffer capacity. एक आखिरी चीज और याद रख लेना, just as a funda point. क्या है? कभी भी तू बफर सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूशन करे उसका, मतलब वाटर ऐड करे, तो याद रख लेना उसके पीएच में कोई चेंज आता नहीं है. ठीक है? तू बोलेगा सर ऐसे कैसे, देख क्यों, मान ले एसिडिक बफर में तूने पानी डाला तो उससे क्या होगा, पीके तो सेम रहने वाला है. लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड है ना, तो कंसंट्रेशन जो चेंज होगा ना, तो बोलेगा सर डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा ना एसिड का या बेस या सॉल्ट का. तो देख एसिड का भी कंसंट्रेशन चेंज होगा, वैसे ही सॉल्ट का भी चेंज होगा. वो चेंज ऐसा होता है कि नलीफाई हो जाता है. Are you able to get my point? So that change gets nullified. कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा ना बाय एडिशन ऑफ वाटर, वो दोनों में आएगा, वो दोनों में इस तरीके से आएगा, दोनों का चेंज नलीफाई होके ये वापस से पहले वाला टर्म ही रह जाएगा. इसलिए पीएच जो है बफर सॉल्यूशन का चेंज नहीं होता बाय डाइल्यूशन. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. सो दैट्स इट अबाउट थियोरेटिकल पार्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन. ये थियोरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, हम लोग ने इक्वेशंस देख ली किस तरीके से ध्यान में रखनी है. अब मैं क्या करवाता हूँ, कुछ इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि ये टॉपिक हमारा क्या हो जाए, एकदम शॉर्ट हो जाए कि क्वेश्चन आया एंट्रेंस में और अपन सीधा लगाएंगे 6. क्लियर हो गई चीज? सो अब जैसे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे, जनरली जो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि सर क्वेश्चन रीड करके पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, ये एक नॉर्मल पीएच का क्वेश्चन है. बेटा सच बता रहा हूँ, मान के चलो मैक्सिमम लोग तो इसी में ही मात खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन है कौन सी प्रोफाइल का. सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर ध्यान दो. मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए, 6 क्वेश्चन लिए. यहाँ पे हमें सिर्फ अभी आइडेंटिफाई करना है, सॉल्व करना तुम्हें आता है, वो एंडरसन इक्वेशन में वैल्यूज डालोगे ना, आंसर ये सटासट आ जाएगा तुम्हारा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल अंडरस्टैंड दैट आइडेंटिफिकेशन कैसे करें. ये सभी के सभी क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन नहीं है, पहली बात तो ये बता दो. इनमें हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन भी छुपा है, इन्हीं में नॉर्मल पीएच का क्वेश्चन भी छुपा है, और इनमें बफर क्वेश्चन भी छुपा है. तो तुम्हारा टारगेट ये है कि बेटा यहाँ पे पहले क्या करो, वीडियो कर ले पॉज अभी, और क्या कर, तू पूरे क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई कर कौन सा बफर का क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है और कौन सा नॉर्मल क्वेश्चन है. ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक करके अब तुम्हें समझाता हूँ. आई होप आप लोगों ने पॉज करके सबने पहले आइडेंटिफाई कर लिया है और अब आप मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो. ठीक है, एक एक करके हम लोग मिलके पता करते हैं कि भाई कौन सा टाइप का क्वेश्चन क्या है. सबसे पहला हम लोग अगर देखें, 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलार NH4OH दिया हुआ है, 50 मिलीलीटर ऑफ 0.05 मोलार हमें क्या दिया हुआ है, HCl. अब बेटा पहली चीज तो ये समझ जा तू कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है, हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन कौन सा है, नॉर्मल क्वेश्चन कौन सा है, और हमारा जो बफर का क्वेश्चन है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए पहली चीज तुम्हें क्या रिक्वायर्ड है. फॉर ये बफर क्वेश्चन व्हाट यू रिक्वायर इज, मान ले तू ये समझ रहा है कि तेरा एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर के लिए क्या होना चाहिए, कुछ वीक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए. वेयर एज हाइड्रोलिसिस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्ट होगा, either salt of weak acid and strong base या weak acid and weak base, strong acid weak base, strong acid strong base, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तब तुझे पता चलेगा कि हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्ट प्रेजेंट होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन का. ठीक है, एंड नॉर्मल क्वेश्चन है कि भाई खाली बेसिक सॉल्यूशन है, खाली एसिडिक सॉल्यूशन है, वो कब होगा, जब तेरा खाली स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट हो ज्यादा अमाउंट में. ठीक है ना, और सामने वाला जो बेस है वो क्या हो, वीकर हो. लेट अस सी वो कैसे करेंगे, ऐसे नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन लेके करते हैं. पहला क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 0.1 मोलार और 50 मिलीलीटर दिया हुआ है. अगर तू इसके मिली मोल्स निकाले, क्या निकाले, मिली मोल्स, 0.1 इंटू 50 करेगा तो देखो क्या मिल जाएगा, इसके 5 मिली मोल्स है NH4OH की. वेयर एज HCl की बात करें तो 50 इंटू 0.05, तो ये कितना आ जाएंगे, 2.5 मिली मोल्स. मिली मोल्स ज्यादा किसके हैं, वीक बेस के, कम किसके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के. तो ये जो 2.5 मिलीमोल्स है वो इसके 2.5 मिलीमोल्स जो हमारा वीक बेस है इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा वो, बेटा वो बना लेगा एक सॉल्ट. कौन सा सॉल्ट बनेगा वहां पे, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, प्लस
2.5 मिलीमोल्स ऑफ वीक बेस एक्स्ट्रा बाकी रह गया। तो देख ये क्वेश्चन क्या हो गया, एक बेसिक बफर का क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, बेसिक बफर, क्योंकि यहाँ पे हमें कैसा कॉम्बिनेशन मिला, हमें कॉम्बिनेशन मिला एक वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का। कितना आसानी से आइडेंटिफाई किया ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलार NaOH हमारे पास में प्रेजेंट है एंड 50 मिलीलीटर ऑफ 0.05 मोलार एसिटिक एसिड। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन यहां से अगर तू मिलीमोल्स निकाले, इसके कितने आ रहे हैं 5, इसके मिलीमोल्स निकालेगा तू, ठीक है, इसके मिलीमोल्स निकालेगा तो कितने आ जाएंगे 2.5। इस बार स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वीक एसिड कम अमाउंट में प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिला के नो डाउट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस तो बनाएंगे। यहां पे देख क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और साथ में बाकी क्या रह जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बाकी रह जाएगा। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन को सेपरेट कर देते हैं। ये बना, ये क्या है, क्या कैन वी कॉल दिस एज अ बेसिक बफर? नो, बेसिक बफर में यहां पे क्या होना चाहिए, वीक बेस प्रेजेंट होना चाहिए था बेटा। तो दिस इज बेसिकली सिंपली अ बेसिक सॉल्यूशन। इसे हम सिंपली एक बेसिक सॉल्यूशन करेंगे। देख ऊपर वाले को अगर मैं बताऊं तो ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला कुछ ऐसा था, वीक बेस एक्सेस में प्रेजेंट था प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा था। देख ऐसा था वहां पे, इधर कहानी डिफरेंट है। You have to understand this thing. Are you getting my point? So this is how we identify. This is a basic buffer and this is simply a basic solution. इसका अगर तुझे pH निकालना तो क्या करना पड़ेगा पता है? जो भी तेरे excess of NaOH है ना, ये strong base वाले, उसका concentration निकाल के बस उसका तो क्या निकाल ले, POH निकाल ले और फिर pH निकल जाएगा तेरा। समझी बात समझ में? इधर तेरे को pH निकालना तो क्या लगाना पड़ेगा, हेंडरसन इक्वेशन लगानी पड़ेगी। दिस आइडेंटिफिकेशन मतलब काम खत्म है एंट्रेंस में, एकदम सही से तेरा जवाब आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन कितनों का सही हुआ है। क्वेश्चन में क्या है देखो, NH4OH प्रेजेंट है एंड CH3COOH प्रेजेंट है। दोनों चीजें क्या है, वीक प्रेजेंट है। मजे की बात, दोनों के मिली इक्विवेलेंट सेम है। 50 into 0.05 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स, यहाँ पे भी 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स। वीक एसिड वीक बेस सेम मिली इक्विवेलेंट्स के प्रेजेंट है। सिंपली क्या हो जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा वीक एसिड एंड वीक बेस का। दिस विल बी अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना? ये सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाएगा और मतलब एक तरह से क्वेश्चन किसका हो गया, हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन हो गया। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, उसका क्वेश्चन हो गया। समझे बात को, कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने? देखो तीन डिफरेंट वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन पहले 3 में मिल गए हमें, और तुम बोलो सर इसको कैसे सॉल्व करना है? हाइड्रोलिसिस की डायरेक्ट इक्वेशंस है तेरे पास में पीएच की, वो तुझे याद होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? पीएच की इक्वेशंस याद होनी चाहिए, हाइड्रोलिसिस की वैल्यूज पुट कर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी क्या देख रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं। सॉल्विंग का पार्ट तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला से पता होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, उसके साथ में वीक एसिड दिया हुआ है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के मिली इक्विवेलेंट देख कितने हैं, 2.5 मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे। कैसे पता कर रहा हूँ मैं, 550 into 0.05 मोलारिटी इनटू मिलीलीटर, दिस विल गिव यू मिलीमोल्स। ठीक है, तो मिलीमोल्स कितने आए यहाँ पे, 2.5 मिलीमोल्स आए। यहाँ पे कितने आ रहे हैं देखो मिलीमोल्स, 0.01 into 50 है ये, तो यहाँ पे मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे, 0.5। बात समझ में आ रही है? 0.5 मिलीमोल्स है यहाँ पे एसिड के, 2.5 मिलीमोल्स है बेस के। तो ये बेचारा थोड़ा सा जो एसिड है इसके बेस से कुछ पार्ट से रिएक्ट कर जाएगा और बाकी एक्सेस ऑफ बेस बाकी रह जाएगा। तो ये सॉल्यूशन ऐसा बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेस में रहेगा एंड साथ में सॉल्ट बनेगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। हाँ या ना, समझ में आती है कि नहीं आती है बात? ये क्या हो गया, क्या इसे हम बेसिक बफर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते सर, बिल्कुल सही बात है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल सा बेसिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ अ बेसिक सॉल्यूशन। इसका कैसे निकालेगा तो पीएच? बड़े मजे की बात है सर, आराम से निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का जो एक्सेस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बाकी है बस उसका कंसंट्रेशन निकालना है मुझे। तो मुझे OH माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया, उससे POH मिल जाएगा, 14 माइनस POH विल गिव यू पीएच। पांचवा क्वेश्चन देखो बेटा, पांचवा क्वेश्चन, NH4OH एंड HCl दिया हुआ है। एक वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन है। वीक बेस के मिली
मोल्स कितने हैं देख हमारे पास में 0.05 इंटू 50 मतलब 2.5 मिली मोल्स हो गए। एंड यहाँ पे कितने हो गए देख स्ट्रॉन्ग एसिड के मिली मोल्स कितने हैं 0.05, दिस इज 0.5 आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे आ रहे हैं 2.5, तो ये कम है, ये कम इसके साथ में रिएक्ट करके कुछ एक्सेस में वीक बेस बाकी रख देगा, वीक बेस हमारा देखो यहाँ पे एक्सेस में रह जाएगा, प्लस यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, किसका बनेगा वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का। यस सर, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम बेसिक बफर सॉल्यूशन कह सकते हैं। दिस इज आवर बेसिक बफर सॉल्यूशन। हेंडरसन इक्वेशन लगाओ, अपनी जिंदगी बनाओ। समझ में आ गई बात, मिल गए नंबर, एग्जाम में ये चीजें बहुत काम में आने वाली है। आगे देखते हैं NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2.5 मिलीमोल्स बन रहे हैं इसके, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें देख बेटा यहाँ पे क्या आएगा 0.1 इंटू 50 है, तो ये कितना हो गया 5 मिलीमोल्स आ गए। तो मिलीमोल्स इसके ज्यादा है इसके कम है, तो हमारे पास में वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दिस और नॉट? यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस। वीक एसिड मेरा एक्सेस में रहा और बाकी के ने क्या बना दिया, इसके साथ में मिलकर सॉल्ट बना दिया। सो ये हमारा एग्जांपल हो गया एक एसिडिक बफर का। बिकॉज तुम्हें याद होगा मैंने बताया था एसिडिक बफर वो होता है जब ऐसा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कहानी खत्म, पैसा हजम। आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट था, मैंने अच्छे से बता दिया है कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। इसके आगे सॉल्व कैसे करना है, देखो ये क्वेश्चन से कितना नहीं आएगा, आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगा। इसमें से मान लो कोई भी एक चीज का सपोजिंग ये दिया होता और इसके अंदर pKa pKb की वैल्यूज दी होगी एसिड बेस की सबकी, एंड हमें क्या दिया होगा pH निकालना सॉल्यूशन को। आइडेंटिफिकेशन कर लिया ना, उसके बाद में तो इक्वेशन तुझे एज इट इज याद रखनी है, वो इक्वेशन में वैल्यूज रखनी है, तेरा आंसर आ जाना है। उसकी अगर तुझे उसमें भी डिफिकल्टी है तो बेटा एक ही उपाय है, उसका प्रैक्टिस करनी है, कुछ क्वेश्चंस लेके सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर ले, दैट इज द ओनली उपाय। दिक्कत जहां मेन आती थी वो मैंने बता दी, आइडेंटिफिकेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल और मैं प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ, जिसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा हेंडरसन इक्वेशन है उसको यूज कैसे करना है, न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है चीजों को, वो हमें पता चलेगा। एक चीज मैं बता देता हूँ बेटा पहले, बिफोर द क्वेश्चन स्टार्ट्स मैं एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पे भी एक ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप लोग इसके 1000 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, सब में काम तो वही करना है, बस जो डेटा देने का तरीका है वो बदलेगा। द ओनली थिंग, देखो न्यूमेरिकल में अगर कोई बच्चा ये समझ जाए ना, कि ये अप्रोच समझ जाए ना कि बस जो हमारा गिवन डेटा होगा ना उसे देने का तरीका डिफरेंट होगा, बस तुम्हें वो आइडेंटिफाई करना है कहाँ कौन सी चीज किस तरीके से दी हुई है। अगर वो आइडेंटिफाई कर ली, हर बार वही इक्वेशन लगेगा, हर बार सॉल्व करना है, आंसर तुम्हारे सामने आएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। The way we give data in the question will be different. If you identify that very nicely, you will be a king in solving physical chemistry question. Please believe me, 100% बात है। Let us see one question. अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर देखो डेटा देने का तरीका कितना प्यारा है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, अब आराम से रीड करो इसे। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो एंड सॉल्व करो, लग जाओ, एकदम मेहनत से लग जाओ सॉल्व करने के लिए, आपसे बन ही जाना चाहिए। नहीं बन रहा है तो फिर अब वीडियो को प्ले करना और फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। नाउ आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, 0.1 मोलार एसिटिक एसिड एक्वियस इज ट्रीटेड अगेंस्ट 0.05 मोलार NaOH aqueous. Calculate pH at 1/4 and 3/4 stages of neutralization of acid. The pH for 0.1 molar acetic acid is 3. हमें pH 3 दिया हुआ है। अब देख बेटा, पहली बात तो ये क्वेश्चन रीड करके किसी को हवा भी नहीं लगेगी कि ये क्वेश्चन बफर का क्वेश्चन है। 100% बता रहा हूँ, आधे छोड़ 90% से ज्यादा बच्चों को हवा ही नहीं लगने वाली कि ये क्वेश्चन बफर का है। तुझे कैसे पता चलेगा वो समझ। हमें दिया हुआ है कि एक वीक एसिड है, उसमें मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड के क्या करने वाला हूँ, टाइट्रेशन करने वाला हूँ। तो देख, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक टाइट्रेशन कंप्लीट नहीं होता, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, वीक एसिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसमें तो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहा है। तो वीक एसिड जो है, कुछ वीक एसिड तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में मिलकर क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा।
और बाकी का वीक एसिड ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो देख कॉम्बिनेशन क्या बना, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन किसका हो गया, बफर का क्वेश्चन हो गया। तुरंत आइडेंटिफाई करना है तुझे, दिस इज योर एबिलिटी नाउ कि यू कैन आइडेंटिफाई दिस थिंग। क्लियर हो गई चीज। अब और क्या डेटा गिवन है क्वेश्चन में वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए। हमें क्वेश्चन में एक चीज दी है 1/4 स्टेज पे और 1/5 एसिटिक एसिड और इनका कंसंट्रेशन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एसिटिक एसिड का भाई कंसंट्रेशन जो है वो हमें दिया हुआ है 0.1 मोलार, है ना। हाँ, एंड अगर हम लोग बात करें इसका दूसरा बेस NaOH का कंसंट्रेशन गिवन है, NaOH का कंसंट्रेशन 0.05 मोलार दिया हुआ है और हमें एट 2 स्टेजेस डिस्कस करना है। दूसरा एक और चीज हमें गिवन है, pH ऑफ 0.1 मोलार एसिटिक एसिड इज 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देख तूने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि ये कौन सा क्वेश्चन है, एक एसिडिक बफर का क्वेश्चन है, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो तुरंत पहले हेंडरसन इक्वेशन लिख दे। देख हेंडरसन इक्वेशन क्या है हमारे पास, हेंडरसन इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log of concentration of salt by concentration of acid। काम खत्म, समझ में आ गया। तुझे pH निकालना एट 1/4 स्टेज एंड एट 3/4 स्टेज, 2 स्टेजेस के लिए। हम लोग दोनों के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट, वो आ जाएगा। लेकिन एक चीज समझ, एट 1/4 स्टेज एंड 3/4 स्टेज ये दोनों चीजें कैसे निकालनी है वो भी हम लोग सॉल्व करते हुए देखेंगे। पर एक चीज समझ, pKa तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, कैसे निकालेगा pH? जब क्वेश्चन में pKa ही नहीं गिवन तो pH निकालना कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा वो चीज। क्वेश्चन में डायरेक्टली pKa की वैल्यू नहीं दी हुई, ना ही Ka की वैल्यू दी हुई है, बट कुछ और डेटा दिया है। कौन सा, ये वाला। ये तेरे लिए हनुमान जी है, ये जो है ना तेरे लिए हनुमान जी है, यहाँ पे तेरी पूरी मदद करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बिना नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, देख यहाँ से तू pKa की वैल्यू निकाल पाएगा। हाउ विल यू सॉल्व pKa फ्रॉम हियर, लेट अस सी। हमें pH गिवन है तो मैं इधर से ये लिख सकता हूँ that H plus concentration in this acid is 10 power minus 3। इसमें कोई दिक्कत है तो बोल, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा मुझे पता है H plus concentration इस वीक एसिड का डिसोसिएशन होता है, तो H plus का कंसंट्रेशन क्या होता है, डू यू रिमेंबर, अल्फा इंटू सी होता है, याद आया। अब ये मुझे H plus का कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 3 दिया हुआ है व्हिच इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू सी, कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.1। यहां से तुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 2। हाँ या ना, देख चीज समझ में आई कि नहीं आई, एकदम समझ में आई, कैसे नहीं आएगी समझ। अब देख Ka क्या होता है मुझे पता है, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है वीक एसिड के लिए K इज अल्फा स्क्वायर C which will be equals to अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू 10 पावर माइनस कितना हो गया 2, उसका स्क्वायर वाला 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा into C, C is 10 पावर माइनस 1 which will be nothing but 10 पावर माइनस 5। ये तेरा Ka आ रहा है, आया या नहीं समझ में, और Ka आ गया तो pKa भी आ जाएगा भाई। pKa क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka which is equals to 5 आ गया pKa। समझ में आई बात। क्वेश्चन में डेटा देने का तरीका डिफरेंट था, pK डायरेक्टली नहीं गिवन था, अपन ने दिमाग लगाया, अपना pK आ गया, अब सब कुछ आ जाएगा। देख कैसे आ जाएगा। पहले अगर मैं बात करूं एट 1/4 स्टेज, एट 1/4 स्टेज की बात करूं, pH मुझे निकालना है। pH क्या हो जाएगा, देख pKa मतलब 5 प्लस लॉग ऑफ, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मुझे पता करना। देख तेरे पास में वीक एसिड था, वीक एसिड में तू स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहा है और सॉल्ट बन रहा है धीरे धीरे, और साथ में वीक एसिड एक्सेस रह रहा है। 1/4 स्टेज मतलब जितना भी तेरा वीक एसिड था उसका 1/4 जो है वो यूटिलाइज होकर सॉल्ट बन गया है और बाकी का 3/4 एसिड ही रह गया। देख मेरे पास में शुरुआत में एसिड कितना है 0.1 मोलार, उसका 1/4 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉल्ट में। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ 0.1 एंड एसिड का कंसंट्रेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1/4 स्टेज पे कितना बाकी रह जाएगा 3/4 ऑफ 0.1। कहानी यही खत्म। क्वेश्चन में डेटा देने का तरीका वेरी वेरी प्यारा, कितना मजेदार है, बट एक बार समझ में आ गया। देख कहानी बहुत सिंपल है, इसको क्या है सॉल्व करना है। ये 0.1 तो चला गया,
ये 4 4 गया, ये 3 1/3 रह जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस log 3 लिख सकता हूं। 1/3 था तो उसे ऊपर लूंगा तो यहाँ पे माइनस आगे ले आया, तो log 3 की वैल्यू 5 माइनस log 3, ये जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, दैट इज इट। समझ में आई चीज? एकदम क्लियर है, ठीक है। ये कितना होता है पता है? log 3 की वैल्यू नहीं मालूम क्या? log 3 इज बेसिकली 5 माइनस log 3 करना है, 5 माइनस 0.477 एग्जैक्टली देखना जाए तो इसे 0.47 ले लें तो ये आ जाएगा 4.523 अप्रोक्सीमेटली, ऐसा निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर? एकदम क्लियर ये चीज? ऑलराइट। अब यही चीज अगर मैं बात करूं एट, ये अलग है, ये अलग है, एट 3/4 स्टेज। 3/4 स्टेज मतलब बेटा क्या हो जाएगा? 3/4 स्टेज मतलब वो स्टेज जब मैंने शुरुआत में वीक एसिड लिया था, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहा हूं और 3/4 ऑफ द वीक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, मतलब किस में कन्वर्ट हो गया होगा? सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, एंड 1/4 जो है वो सिर्फ एसिड बाकी रह गया होगा। तो जो तेरा इस बार जो पीएच है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, दैट विल बी 5 प्लस लॉग ऑफ, ऊपर सॉल्ट है ना, सॉल्ट कितना होगा? 3/4 बन गया होगा, तो 3/4 किसका? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का, दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय, हमारे पास में एसिड कितना बाकी रह जाएगा? 1/4 ऑफ 0.1, दिस विल गिव यू, ये देखो ये गया log 3, 5 प्लस log 3 आ जाएगा इस बार तुम्हारा आंसर, दैट इज नथिंग बट 5.477। कहानी खत्म। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, अच्छे लोगों से, अरे अच्छे टीचर्स से तक नहीं बनता बेटा, एंट्रेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वेरी अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होता है। एंट्रेंस में आजकल क्या है, कई बार बहुत डायरेक्टली इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो ठीक है, वो तो हमसे ऐसे ही बन जाएंगे, इतना तो हमने ऐसे ही पढ़ रखा है। ये तो बात आ रही है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आता है तब बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, अब वो भी बन पाएगा, देख ले। कुछ नया किया क्या? कोई ऐसी चीज की सर ये तो जादू वाली चीज बता दी आपने, हमने कभी जिंदगी में सुनी नहीं थी, ये कुछ भी वो नहीं है, बस देखने का नजरिया बदल। क्वेश्चन को कॉपी कर लेना। अब एक चीज समझ ले, मैंने वापस से बोल रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री से डरने की कोई बात नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो फॉर्मूलाज पता हो, कंसेप्ट पता हो, फिर भी न्यूमेरिकल ना बन रहे हो तो वो एक ही रीजन की वजह से हो सकता है कि तुझे क्वेश्चन रीड करना नहीं आता। तो क्वेश्चन को रीड ढंग से कर, उसमें डेटा किस तरीके से गिवन है, जो चीजें तुझे फॉर्मूला की में चाहिए होती है ना, कई बार डायरेक्टली नहीं दी होगी, इनडायरेक्टली दी होगी, तुझे वो समझना होगा कि वो कैसे घूम फिर के तू निकाल सकता है एंड फिर तेरे फॉर्मूला में पुट कर सकता है। यहाँ पे जैसे कंसंट्रेशन देने का तरीका बहुत डिफरेंट था, नहीं समझ में आता है, मैक्सिमम लोग गलत करेंगे ये चीज। पीके नहीं दिया हुआ डायरेक्टली, ये यहाँ से निकालना है, नहीं समझ पाते हैं लोग। दैट यू हैव टू डू। इफ यू डू दीज थिंग्स राइट इन फिजिकल केमिस्ट्री, बिलीव मी नो वन कैन स्टॉप यू। और ये चीज आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करो, अभी टाइम है एंट्रेंस करने, यू कैन डू दिस थिंग। डेटा आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री। ऑलराइट, सो अब हमारे अगले लेक्चर के अंदर हम लोग क्या है इसी तरीके से कोई दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। टिल देन आप लोग बफर से एकदम क्या हो जाओ, एकदम इजी हो जाओ कि यस मुझे आता है बफर। क्लियर?